डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपने पिछले लेक्चर में बीमा की विशेषताएं और उसकी प्रकृति के बारे में चर्चा की थी। आज हम बीमा की कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ जो कि हमारे अगले कई अध्यायों में आने वाली है, उन सब शब्दावली को, उन सब टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। पहली शब्दावली है बीमा अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। ये क्या होता है? ये एक ऐसा अनुबंध है जिसमें बीमाकर्ता एक निश्चित प्रतिफल प्रीमियम के बदले बीमित को किसी पूर्ण निश्चित कारणों से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करने या किन्हीं विशिष्ट घटनाओं के घटित होने पर एक निश्चित या निश्चित की जाने वाली धनराशि का भुगतान करने का वचन देती है। फिर एक टर्मिनोलॉजी आती है इंश्योरर। इंश्योरर कौन होता है? ये कोई व्यक्ति या संस्था होती है जो किसी दूसरे व्यक्ति को जोखिम से होने वाली हानि की पूर्ति का वचन देती है, और दूसरे शब्दों में हम बीमा का अनुबंध का भार उठाने वाले व्यक्ति को बीमाकर्ता कहते हैं। फिर एक शब्द आता है बीमित, जिसको हम बीमाकृत या बीमादार भी बोलते हैं। बीमित बीमा अनुबंध का वह दूसरा पक्षकार है जो बीमा की विषय वस्तु का स्वामी होता है और जिसमें बीमा की विषय वस्तु में बीमा योग्य हित होता है। यानी बीमित कोई भी व्यक्ति, फर्म या कंपनी के रूप में हो सकता है, और ये व्यक्ति बीमाकर्ता को बीमा प्रीमियम का भुगतान भी करता है। चौथा अगली टर्मिनोलॉजी है बीमा की विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। किसी जीवन या संपत्ति का बीमा किया जाता है तो वह बीमा की विषय वस्तु कहलाती है। बीमित उसी विषय वस्तु का बीमा करवा सकता है जिसमें उसका बीमा योग्य हित हो। अतः कोई भी जीवन या संपत्ति बीमा की विषय वस्तु तभी बन जाती है जबकि किसी बीमा कराने वाले व्यक्ति का उसमें बीमा योग्य हित होता है। तो व्यक्ति का स्वयं का जीवन, अपने जीवन साथी का जीवन, स्वयं की संपत्ति या उस संपत्ति जिसमें बीमित का वित्तीय हित हो, बीमा की विषय वस्तु बन जाती है। अगला है प्रीमियम। बीमा प्रीमियम अनुबंध वह प्रतिफल या मूल्य है जो बीमा करते बीमित में वसूल करता है। तो प्रीमियम वह प्रतिफल है जो बीमित व्यक्ति बीमाकर्ता को बीमा पत्र के मूल्य के रूप में चुकाता है। बीमाकृत राशि या बीमा धन। बीमा के अनुबंध के अनुसार वह अधिकतम राशि जो बीमित द्वारा बीमाकृत दुर्घटना के घटित होने पर क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त की जाती है, बीमाकर्ता का अनुबंध के अंतर्गत अधिकतम दायित्व इसी बीमा राशि के बराबर तक सीमित रहता है। उसके बाद आता है अल्प बीमा, जिसको हम बोलते हैं अंडर इंश्योरेंस। जब किसी व्यक्ति का बीमा उसके मूल्य से कम धनराशि का कराया जाता है तो उसे हम अल्प बीमा कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि संपत्ति के मूल्य में कम राशि का बीमा कराना अल्प बीमा माना जाएगा। तो अल्प बीमा की दशा में संपत्ति में मूल्य एवं बीमा धन, जिसको हम सम इंश्योर्ड कहते हैं, उसमें अंतर की राशि के लिए स्वयं बीमित ही बीमाकर्ता माना जाता है। अतः बीमाकर्ता केवल औसत आनुपातिक हानि की राशि चुकाने के लिए उत्तरदायी ही होता है और शेष राशि को बीमित स्वयं उत्तरदायी मानता है। फिर होता है ओवर इंश्योरेंस, अधि बीमा। अभी तो हमने बात की है अल्प बीमा के बारे में, अब है अधि बीमा। अधि बीमा जब किसी संपत्ति का बीमा उसके मूल्य से अधिक धन राशि का कराया जाता है तो उसे हम अधि बीमा कहते हैं। और दूसरे शब्दों में ही कह सकते हैं कि
संपत्ति के मूल्य से अधिक राशि का बीमा कराना अधिबीमा कहलाता है। अधिबीमा करवा लेने पर बीमाकर्ता केवल वास्तविक राशि का भुगतान करने के लिए ही उत्तरदायी होता है। तो बीमित किसी भी दशा में अपनी वास्तविक क्षति से अधिक राशि को बीमाकर्ता से वसूल नहीं सकता। तो कभी कभी एक ही बीमा पत्र द्वारा अधिबीमा करवा लिया जाता है और कभी कभी एक से अधिक बीमा पत्र लेकर दोहरा बीमा कराकर अधिबीमा करवाया जाता है, किंतु इन दोनों ही दशा में अधिबीमा का परिणाम एक समान ही माना जाएगा। तो अधिबीमा और अल्प बीमा में केवल क्षतिपूर्ति बीमा में ही लागू होती है। जीवन बीमा में यह चीज़ लागू नहीं मानी जाती, क्योंकि जीवन बीमा करते समय बीमित व्यक्ति को प्रीमियम जमा करवाने की क्षमता को ही देखा जाता है। उसकी मृत्यु से उत्पन्न होने वाली क्षति को मापा नहीं जा सकता। जीवन बीमा की क्षति से उत्पन्न होने वाली हानि की राशि की गणना करना संभव ही नहीं है। अतः जीवन बीमा में के संदर्भ में अल्प बीमा एवं अधिबीमा की अवधारणा लागू नहीं होती है। फिर आता है री इंश्योरेंस पुनर्बीमा। जब कोई बीमाकर्ता अपनी जोखिम की राशि कम करने के लिए किसी दूसरे बीमाकर्ता से अपने द्वारा बीमाकृत जोखिम का पुनर्बीमा करवा लेता है तो उसे हम पुनर्बीमा कहते हैं। तो जिस बीमाकर्ता ने बीमाकृत जोखिम का पुनर्बीमा करवाया है उसे पुनर्बीमाकर्ता कहा जाता है। फिर आता है दोहरा बीमा, डबल इंश्योरेंस। तो जब कोई भी बीमित व्यक्ति जब एक ही विषय वस्तु पर एक से अधिक बीमाकर्ताओं से एक से अधिक बीमा पत्र क्रय करता है तो उसे हम दोहरा बीमा, डबल इंश्योरेंस कहते हैं। इस प्रकार में एक ही विषय वस्तु के लिए एक से अधिक बीमा पत्र क्रय करना ही दोहरा बीमा माना जाएगा। और जीवन बीमा में तो ऐसे कई बीमा पत्रों की राशि प्राप्त की जा सकती है, किंतु क्षतिपूर्ति बीमा में उसकी दशा में क्षति की वास्तविक राशि ही प्राप्त की जा सकती है, चाहे दोहरा बीमा के अधीन कितनी ही राशि का बीमा क्यों ना हमने कराया हो। फिर आता है अस्थायी बीमा। अस्थायी बीमा जिसको हम बोलते हैं कवर नोट, इसको हम अन्य शब्दों में आवरण पत्र या संरक्षण नोट भी कहते हैं। जीवन बीमा को छोड़ के सभी प्रकार के बीमा में बीमा प्रीमियम जमा कराने के साथ ही एक बीमा एजेंट या एक अधिकारी बीमित को एक प्रपत्र जारी करता है, जिसे हम आवरण पत्र या संरक्षण नोट या अस्थायी बीमा पत्र कहते हैं। इस आवरण पत्र में, कवर नोट में बीमा की विषय वस्तु की पहचान संबंधी सारी आवश्यक बातें और वसूल की गई प्रीमियम का उल्लेख किया जाता है। तो इन आवरण पत्र कवर नोट में इस बात का प्रमाण भी होता है कि बीमित व्यक्ति ने या उसकी ओर से बीमाकर्ता ने प्रीमियम का भुगतान कर दिया है और बीमाकर्ता ने उस बीमा प्रस्ताव की बीमा पत्र, जिसको हम पॉलिसी भी कहते हैं, उसकी शर्तों को मान लिया है। उसके बाद आता है बीमा पत्र। अभी मैंने चर्चा की थी आपसे बीमा पत्र के बारे में। अब हम जानेंगे बीमा पत्र यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी किसको कहते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी या बीमा पत्र एक लिखित प्रलेख होता है जिसके द्वारा बीमाकर्ता और बीमित व्यक्ति के बीच में एक अनुबंध पाया जाता है और इन अनुबंधों की भांति दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षर नहीं होते बल्कि बीमाकर्ता के ही हस्ताक्षर होते हैं। और बीमा पत्र एक लिखित प्रलेख है क्योंकि इसमें बीमा अनुबंध की सभी शर्तों का उल्लेख किया जाता है और उसमें उन सभी परिस्थितियों का उल्लेख भी होता है जिसमें कि बीमाकर्ता बीमित की क्षति की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है। उसके बाद आता है कालातीत बीमा पत्र, जिसको हम बोलते हैं लैप्स्ड पॉलिसी। तो जब भी कोई बीमित व्यक्ति बीमा पत्र की शर्तों के अनुरूप देय बीमा प्रीमियम का भुगतान यथा समय जमा नहीं करा पाता तो उस बीमा पत्र के अधीन बीमित लाभ होने बंद हो जाते हैं और
ऐसी स्थिति में बीमा पत्र कालातीत बीमा पत्र कहलाता है, जिसको हम लैप्स्ड पॉलिसी कहते हैं। और लैप्स्ड पॉलिसी वह होती है जिसमें देय बीमा प्रीमियम का भुगतान यथा समय नहीं होने के कारण बीमित को उसके अधीन जितने भी लाभ प्राप्त होने होते हैं वो सारे लाभ और सारे अधिकार उसके समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद एक और टर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है, IRDA, जिसको हम बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। इसकी स्थापना 1999 में सेक्शन 3 धारा 3 के अधीन की गई थी और इस संस्था का निर्माण करने का सरकार का मुख्य उद्देश्य ही था कि जितनी भी बीमा व्यवसाय कंपनी है, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, और जो कि भारत में चल रही हैं, उन सब का नियमन, संवर्धन और विकास करे। इन 3 उद्देश्य से इस संस्था IRDA का निर्माण हुआ है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो ये थी सारी इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ जो कि हमने आज डिस्कस की है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।